रिकर्जन में हमें देखना होगा कि डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जो नॉर्मल लाइफ में बेस सिस्टम यूज करते हैं वो बेस 10 होता है। वेरियस बेस या रेडिक्स सिस्टम सबसे पहले होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है। इसमें 10 डिजिट्स होती हैं, 0 to 9। तो हम लोग जब ये नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं दोस्तों, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। नेक्स्ट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस 2 होता है, जिसमें 2 डिजिट्स होती हैं, 0 and 1। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स uses this system। तो हम जानते हैं कि सिस्टम में हमारे 0 को माना जाता है ऑफ और 1 को माना जाता है ऑन। तो जितनी भी डिजिटल सिस्टम्स हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। नेक्स्ट होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 8 होता है, उसमें 8 डिजिट्स होती हैं। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 8 होता है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होती हैं। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसा नंबर होता है जैसे 010, 3 बाइनरी नंबर्स, जिनको हम सिंपली ऑक्टल में 2 लिख सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में ऑक्टल का भी यूज किया जाता है शॉर्ट करने के लिए 3 पेयर्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स को। और अंत में होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसका बेस 16 होता है। इसमें 16 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेके 15 तक। अब हम करते क्या है, 0 to 9 तक तो होता है, लेकिन 10 को हम कहते हैं ए, 11 को कहते हैं बी, 12 को कहते हैं सी, 13 डी, 14 ई और 15 एफ। अब सवाल है कि कैसे में किसी बेस में करना है। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। We need to divide given decimal number with 2 and note down the remainder value. Repeatedly divide the quotient part with 2 till remaining quotient is 1. Similarly, हमें बेस अगर 8 हो तो डिवाइड बाय 8, बेस 16 हो तो डिवाइड बाय 16 करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटे से फिगर से समझाना चाहूंगा कि कैसे वर्क करता है। हाउ इट वर्क्स, तो जैसे हमें दिया गया है 13 of 10 is equal to dash
ऑफ बाइनरी, कुछ ऐसा दिया रहेगा हमें एग्जाम्स में। तो गिवन नंबर है 13 जो बेस 10 में, उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा कि हमें हर बार डिवाइड करना पड़ता है 2 से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। और हमें हमेशा रिमाइंडर नोट करना पड़ता है। तो 2 6 या 12, रिमाइंडर इज 1। अब ये कहलाता है क्वोशिएंट पार्ट। अब इस क्वोशिएंट को फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 3 या 6, रिमेनिंग बचा 0। अब ये क्वोशिएंट है, इसको फिर से डिवाइड करना है 2 से। तो 2 1 जा 2, अब रिमेनिंग बच गया 1। अब अंत में क्वोशिएंट 1 बचा है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। आंसर हमेशा रिवर्स में लिखा जाता है, तो इसका आंसर होगा 1101। अब इसे हम एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये फंक्शन है n का, और हमें तभी ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब n 0 ना हो। हमें हर बार निकालना है रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर के लिए साइन पढ़ा था, ये रिमाइंडर साइन होता है। फिर हम रिपीट करेंगे इसी फंक्शन को n/2 पे, जिसे हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल। और अंत में हमें प्रिंट करना है रिमाइंडर को। अब जैसे आपको ये आंसर में निकाल के दिखाना चाहूंगा, जैसे हमने निकालना है f(13), रूल के हिसाब से 13 नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू, रिमाइंडर निकलेगा 13% 2, तो 2 6 या 12, रिमेनिंग इज 1। वही ऑपरेशन में परफॉर्म करना है n/2 पे। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमारे पाइथन 3.x में ये वाला साइन यूज होगा। ये हमें 13/2 6 देगा, जबकि गलती से अगर हमने ये वाला साइन यूज कर लिया तो हमें 6.5 मिलेगा। तो हमें ये वाला इंटीजर यूज करना पड़ेगा, इंटीजर डिवीजन। तो हम लिखेंगे f(6), क्योंकि 13/2 6 होता है, तो फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया। अभी भी नॉट इक्वल टू 0 है, हमें फिर से रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर इक्वल टू 6% 2, 2 3 या 6, रिमेनिंग इज 0। वही ऑपरेशन में n/2 पे परफॉर्म करना है, 3 पे परफॉर्म करना है। r इक्वल टू 3% 2, जो कि 1 आता है। अब 3/2 होता है 1, हम परफॉर्म करेंगे r इक्वल टू 1% 2, जो कि 1 आएगा। और यहाँ पे बचेगा f(0). जैसे ही f(0) बचेगा तो स्टॉप, क्योंकि हमने सिस्टम से कहा था कि तब तक चलना है जब तक कि नॉट इक्वल टू 0 हो। अंत में प्रिंट बचा हुआ है, तो जैसा कि टीचर ने आपसे कहा था कि यहाँ पे लीफो चलता है, तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा दोस्तों। जो सबसे नीचे फिगर है, आपको देखिए 1 लिखा हुआ है, ये पहले प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये वाला वैल्यू प्रिंट होगा, और फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगर हम इसका भी आंसर देखें तो इसका आंसर भी देखिए क्या आ रहा है, 1 1 0 1। तो हमें जो डेसिमल नंबर दिया गया था 13, इसका बाइनरी वैल्यू क्या है, 1101। अब इसे मैं आपको एक दूसरे तरीके से प्रूव करके दिखाना चाहूंगा। 2 का पावर 0 यानी 1, 2 का पावर 1 यानी 2, 2 का पावर 2 यानी 4, और फिर 8। बाइनरी नंबर्स में 2 का पावर चलता है। तो हमारी गवर्नमेंट ये करेंसी पब्लिश करती है 8 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। तो मुझे आपको 13 रुपए देने हैं, तो मैं आपको 13 रुपए कैसे दे सकता हूँ। आपको 13 रुपए देने के लिए मुझे एक 8 रुपए का नोट यूज करना पड़ेगा, एक 4 रुपए का नोट हो गए 12 रुपए, और एक 1 रुपये का नोट। आप देखिए ये आंसर मैच कर रहा है, तो इससे भी चेक कर सकते हैं। तो हमने अभी जो वर्किंग देखा, इसके बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे।
प्रोग्रामिंग के लिए आप जो आईडी चाहे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ IDLE का फाइल देन न्यू फाइल। फंक्शन बनाने का लिखना पड़ता है DEF, फिर जो भी हम फंक्शन का नाम देना चाहे और उसमें एक पैरामीटर। हमने रूल पढ़ा था कि n शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तो इफ n नॉट इक्वल टू 0 तो उस केस में रिमाइंडर निकालना है, तो r इक्वल टू n परसेंट 2, तो इससे रिमाइंडर निकलेगा और फिर में रिकर्जन कॉल करना है n अपॉन 2 रिकर्सिव कॉल। और इसका मतलब मैंने आपको बताया था इंटीजर डिवीजन, कि 13/2 जब हम करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, ना कि 6.5। और अंत में हमें प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है रिमाइंडर को। हमेशा की तरह हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना। अब हमें मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम बिलो लाइन, क्योंकि हम जानते कि ये तो एक फंक्शन डेफिनेशन थी। फंक्शन डेफिनेशन कभी भी अपने आप वर्क नहीं करती, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो हमने यूजर से कहा एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, और हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं f ऑफ n, फंक्शन कॉल या कॉलिंग द फंक्शन। इसे हम कॉलिंग भी कह सकते हैं, इन्वोकेशन भी कह सकते हैं, इन्वोकिंग द फंक्शन। और अब इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हमने आपको मेन फंक्शन बनाना सिखाया हुआ है, अगर आप चाहते तो यहाँ पे मेन फंक्शन भी डिजाइन कर सकते थे। हमसे एक नंबर पूछा गया, हमने कहा 13। अब यहाँ पे ये ऐसा प्रिंट हो रहा है वर्टिकली, लेकिन हमने पढ़ा था एंड इक्वल टू विदाउट एनी स्पेस सिंगल कोट्स। हमने कहा 13, तो देखिए हमें प्रिंट होके मिल रहा है 1101। अब प्रोग्रामिंग का बेनिफिट क्या होता है कि हम कोई बड़ा नंबर भी दे सकते थे। जैसे हमने कहा 255, 255 में 8 टाइम्स 1 आता है। आप देखिए दोस्तों, 8 टाइम्स 1 आया हुआ है, तो कोई भी नंबर हो उसका हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्या उम्मीद करूंगा, घर में ऑल्सो डिजाइन मेन फंक्शन। आपको मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि कैसे मेन फंक्शन बनाया जाता है। दोस्तों, अब आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं कि जब हमने प्रोग्राम सीख लिया तो इसी प्रोग्राम को हम मेन फंक्शन के थ्रू भी डिजाइन कर सकते हैं। हमने आपको मेन फंक्शन पिछली क्लास में सिखाया था। अभी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया, हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन भी कर सकते हैं। बस जहां पे 2 लिखा है वहां पे 8 कर दीजिएगा। इसी तरह से हम कर सकते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आपको बस 8 की जगह 16 करना है, लेकिन जहां पे हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। और वो इफ कंडीशन क्या होगी कि रिमेनिंग अगर लेस देन 10 है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि 0 से लेकर 9 तक होता है, लेकिन 10 को हम ए कहते हैं, 11 को बी, ऐसे 15 को कहते हैं एफ। तो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर आर लेस देन 10 है तो उस केस में आर प्रिंट हो, लेकिन जब आर 10 हो तो ए प्रिंट हो, आर 11 हो तो बी प्रिंट हो। ऐसे आपको 15 तक कंडीशन देनी होगी जिससे कि एफ प्रिंट हो। तो हमें डिस्कशन करें कि कैसे हम जीसीडी और एलसीएम निकाल सकते हैं।
तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, लेट वी हैव टू नंबर्स m and n, then m cross n is equal to GCD into LCM. Therefore, LCM equal to m into n upon GCD. और यही का क्वेश्चन कैंपस में आता है कि LCM निकालने के लिए कोई अलग से प्रोग्राम नहीं बनेगा, जो प्रोग्राम GCD का है उसी की मदद से हम LCM भी निकाल सकते हैं। अब इससे हम समझेंगे हाउ इट वर्क्स, जिसके लिए एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिडियन फॉर्मूला। अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो आपको यूक्लिडियन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यूक्लिडियन ने तरीका दिया था कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यूक्लिडियन ने कहा कि अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हैं m और n, तो पहला रूल कहता है कि कहीं n बड़ा तो नहीं है m से। अगर n बड़ा है m से तो उल्टा कर देंगे आप, n कॉमा m। तो इससे मैं कह देता हूं कि रूल 1 है। रूल 2 ने दिया कि कहीं n 0 तो नहीं है, तो उस केस में आंसर m आएगा। लेकिन बाकी सभी केसेस में आंसर आएगा f ऑफ n कॉमा m%n। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे निकालना है दोस्तों GCD ऑफ 8,18। तो मैं स्कूल में टीचर ने सिखाया था फैक्टर्स कि 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो 8 डिवाइड हो सकता है 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। अब हम कॉमन निकाले कि क्या क्या कॉमन है। ये दो नंबर्स दोनों में कॉमन है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 2 है। इसका से जो GCD आया वो 2 आया। अब LCM का तो हमें फॉर्मूला पता ही है कि LCM हो जाएगा 8 इंटू 18/2, जो कि 72 आएगा। अब यही चीज मैं वैल्यू रख के समझना चाहूंगा कि कैसे इसने काम किया। हमें कहा गया था कि अभी निकालना है GCD ऑफ 8,18। अब पहली वैल्यू को आप हमेशा पढ़ेंगे m और दूसरी वैल्यू को पढ़ेंगे n। ये m है दोस्तों और ये n है। अब रूल को देखना है, यहाँ पे n बढ़ा तो ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा GCD ऑफ 18,n 8। तो अब ये बन गया आपका m और ये बन गया n। अभी ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि n 0 नहीं है। ये भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि n छोटा है। तो ये वाला रूल अप्लाई होगा बार बार। तो हमें अब ये वाला रूल बार बार अप्लाई करना है। ये रूल एक ही बार अप्लाई होता है जब n बड़ा होता है m से। तो अब हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे रूल 1 अप्लाई हुआ था, यहाँ पे रूल 3 अप्लाई होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा पहले n, यानी 8 18% 8। परसेंट का मतलब है रिमाइंडर।
हम सभी जानते हैं दोस्तों 8 2 जा 16, तो रिमेनिंग इज 2, तो ये बराबर आ जाएगा 8,2। अब ये बन गया नया m, ये बन गया नया n। फिर से अगर हम देखें तो रूल 3 अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं करी, ये कंडीशन मैच नहीं करी, तो ये वाली कंडीशन मैच हो रही, तो मैं इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा n यानी 2 और फिर m%n, जो कि बराबर आएगा f ऑफ 2, अब 2 4 जा 8, तो बचा कितना 0। अब ये कहलाएगा m और ये कहलाएगा n। अब देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, रूल 2, क्योंकि n 0 हो गया है, तो आंसर में क्या मिलेगा m, ये आंसर आ गया। अब रिकर्शन का टाइप कैसा था, ये डायरेक्ट रिकर्शन है, क्योंकि फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। सेकेंडरी टेल रिकर्जन है, क्योंकि एक टेल बनती जा रही है, तो इससे हम यूक्लिडियन फॉर्मूले की मदद से G3 निकाल सकते हैं। तो अगर हम विकिपीडिया की बात करें तो ये एक मैथमेटिशियन थे 323 BC के, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ ज्योमेट्री। और इनको शॉर्ट में यूक्लिड कहा जाता था। तो हमने यहाँ पे स्पेलिंग में करेक्शन किया, स्पेलिंग कुछ इस तरह की थी। अब इसकी प्रोग्रामिंग देखिए में कैसे करनी है, तो फिर से हम आइडियली ओपन कर लेते हैं, और हमें पता था कि रिकर्जन की सबसे अच्छी खासियत है कि रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है। जैसा यहाँ पे लिखा है सेम वैसी कोडिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं समझाने के लिए एफ लिख रहा था, लेकिन जरूरी कि हम एफ लिखें, हम कुछ मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हैं। तो अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए सब में हम एफ लिखते थे, लेकिन यहाँ पे मैं एफ ना लिख के एक मीनिंगफुल नेम लिख रहा हूँ। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइनिंग अ फंक्शन। डिफाइन, अब मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ जीसीडी, तो जहां जहां हम एफ लिखते थे वहां पे जीसीडी लिखेंगे, और हमें दो नंबर चाहिए एम और एन। अब रूल्स हमें चलाने पड़ेंगे। तो पहला रूल क्या था कि कहीं एन बड़ा तो नहीं है, दिस इज रूल 1। तो उस केस में रिटर्न होगा जीसीडी ऑफ एन कॉमा एम। एल इफ कहीं एन 0 तो नहीं है, तो ये था रूल 2, तो उस केस में रिटर्न होगा एम। लेकिन बाय चांस अगर ये वाला रूल भी फॉलो नहीं हुआ तो रिटर्न होगा जीसीडी ऑफ एन कॉमा एम परसेंट एन। अगर आप यहाँ पे एफ लिखते तो हर जगह एफ लिखना पड़ता, लेकिन मैंने क्योंकि मीनिंगफुल नेम देने का प्लान किया था, इस कारण से मैंने ऐसा किया। अब हम एक और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं दोस्तों, डिफाइन एलसीएम। चलिए डिफाइन एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको मेन प्रोग्राम में बना लेंगे। अब हम मेन फंक्शन बना लेते हैं जिसमें मैं यूजर से दो नंबर पूछना है। तो एम कॉमा एन इक्वल टू इवैल इनपुट
enter two numbers m, n। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था आपको कंसेप्ट ऑफ टपल। तो हमने यहाँ पे एक टपल बना लिया दोस्तों, जिससे कि हम एक साथ दो वैल्यूज इनपुट करवा पाए। अगर हम टपल का कंसेप्ट यूज नहीं करते तो हम एक समय पे एक ही वैल्यू इनपुट करवा पाते। तो दिस इज अ टपल। अब हमें कॉल करें g इक्वल टू GCD m, n और l इक्वल टू m इंटू n अपॉन GCD। फॉर्मूला टू कंप्यूट LCM। जबकि ये था फंक्शन कॉल। पहले यहाँ पे मैं एक LCM नाम का फंक्शन बनाना चाहता था, वैसा भी कर सकते थे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं LCM m, n का और लिखते रिटर्न m इंटू n अपॉन GCD ऑफ m, n। ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी किया जा सकता था। आपको जैसा पसंद हो वैसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक L2 नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। L2 इक्वल टू LCM ऑफ m, n। तो जैसे हमने GCD नाम का एक फंक्शन बनाया, वैसे ही LCM नाम का भी एक फंक्शन बन सकता है। और यहाँ पे किस फंक्शन को कॉल कर रहा है? GCD को। हम जानते हैं कि अब हमें मेन प्रोग्राम को कॉल करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम बिलो लाइन। तो इफ नेम एग्जैक्टली इक्वल टू मेन, तो मेन फंक्शन कॉल हो जाए। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम इसका कुछ और भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम प्लान किया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, तो यहाँ पे हम इंडिया को भी कॉल कर सकते हैं। तो नॉट कंपल्सरी कि मेन नाम दे, वी कैन गिव एनी नेम टू द फंक्शन। अब प्रोग्राम तैयार, ऐसे सेव कर लेते हैं और इसे रन करते हैं। हमसे दो नंबर पूछेगा, तो हमने कहा 8,18। हमें लास्ट में वैल्यू को प्रिंट भी करवाना था। हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं LCM इक्वल टू L, LCM2 इक्वल टू L2, GCD इक्वल टू G। तो LCM दोनों तरफ से प्रिंट हो जाएगा और GCD प्रिंट हो जाएगा। हमने फिर से दो नंबर कहे 8 और 18। तो सिस्टम कह रहा है कि जो पहला LCM था वो भी 72 था, सेकंड जो LCM आया वो भी 72 था, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है। यानी हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा कि हमने समझा था। दोस्तों, अब हम शुरू करना चाहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम 2 वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखेंगे कोड भूपेंद्र पे। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिसके लिए लिंक आपको दिया हुआ है। सेकंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। अब सवाल आता है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी क्यों शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कुछ दिन पर आपको बताया था कि हम कोर पाइथन पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे टीके इंटर जीओआई प्रोग्रामिंग। अब टीके इंटर जीओआई प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें क्लासेस आना जरूरी है। तो एक बार जब मेरे दोस्तों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो आप लोगों को टीके इंटर जीओआई प्रोग्रामिंग सिखाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अभी हम एक छोटा सा फिगर देख रहे हैं दोस्तों, थिंकिंग इन ओप्स, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सोचा कैसे जाता है।
तो जिसके लिए मैं बना रहा हूँ दोस्तों एक क्लास, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमेशा पहले क्लास बनती है। अब मैं क्लास का नाम दूंगा पर्सन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पहली स्टेप है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब हम मेन प्रोग्राम की बात करेंगे। मेन प्रोग्राम में मेरे पास कुछ पर्सन होंगे, जैसे पर्सन ए, इन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। ये होती है स्टेप 2। अब मान लो कि पर्सन में हमने क्या रखा, नेम रखा और एज रखा, तो इस व्यक्ति के पास भी क्या क्या आ जाएगा, इस व्यक्ति के पास भी दो चीजें आ जाएंगी, नेम और एज। मान लीजिए कि मेरे पास एक पर्सन और बी, पर्सन बी। अब क्योंकि ये भी एक पर्सन है दोस्तों, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कॉमन इस क्लास। तो इस क्लास में जो जो प्रॉपर्टीज है वो इसे मिल जाएंगे। अच्छा, ये वन टाइम जॉब होता है, वन टाइम जॉब। अभी हमने कुछ दिन पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट सीखा था। हम चाहे तो अपनी खुद की लाइब्रेरीज बना के भी उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें किसी फाइल में सेव कर लेंगे और जहां भी जरूरत होगी इंपोर्ट कर लेंगे। और हम चाहे तो कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मुझे एक बार इंटरव्यू में कहा गया, भाई नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझाओ कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, दिवाली में हमारी मम्मी जी हमारे लिए गुजिया बनाती हैं। तो मार्केट में पीतल का गुजिया का सांचा आता है। तो जो गुजिया का सांचा है दोस्तों, वो क्लास है। उसमें बड़ी अच्छी सी डिजाइन बनी हुई होती है। फिर मम्मी जी क्या करती है, घर में सूजी, मैदा और मावा मिक्स करके और उस सांचे में रखती हैं। और जैसी मम्मी जी उसे प्रेस करती तो एक उसमें से निकल के जाता है, क्या कहते हैं उसे, गुजिया। अब मम्मी जी चाहे तो 100, चाहे तो 200, चाहे तो 300, जितने चाहे उतनी गुजिया बना सकती हैं। तो घर में जो सांचा है गुजिया का, वो क्लास है। और जैसा क्लास का शेप होगा वैसी गुजिया बनेंगे। तो वैसे जो क्लास के अंदर फीचर्स होंगे वैसे ऑब्जेक्ट्स में फीचर्स आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाएंगे। तो क्लास की सबसे सी खासियत है इसमें फंक्शंस हो सकते हैं। अब इसमें पहला फंक्शन डिफाइन करूंगा इनपुट, हालांकि नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमारे पाइथन में सेल्फ लिखना जरूरी है। सेल्फ मीन्स माई सेल्फ। तो इसकी मदद से हम इनपुट करेंगे, इनपुट नेम और एज। ऐसे हम एक फंक्शन बनाएंगे आउटपुट या डिस्प्ले, जो भी आप नाम देना चाहें, यू कैन गिव एनी नेम। तो इसमें हम प्रिंट करवा देंगे कि नाम क्या है और एज क्या है। इनको कहा जाता है डेटा मेंबर और इनको कहा जाता है मेंबर फंक्शंस। अब स्टेप 3 में क्या होगा, जिसे हम कहते हैं मैसेज पासिंग। हम चाहते हैं कि हम ए में इनपुट ले पाए, तो हम लिखेंगे ए डॉट इनपुट। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो ए में आ जाएगी। ऐसे में बी में इनपुट लेना है, तो हम लिखेंगे बी डॉट इनपुट। तो इनपुट फंक्शन में एक ही बार बनाया,
जब हम ए के लिए यूज करेंगे तो ए की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बी के लिए इनपुट करेंगे तो बी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे हमने ए की इन्फॉर्मेशन इनपुट की अजय और 18 ईयर्स, जबकि बी में हमने इनपुट किया विजय और 19 ईयर्स। रियल लाइफ में जितनी भी चीजें देखते हैं दोस्तों, सभी चीजें क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। जैसे आपके टेबल पे दो मोबाइल रखे हुए हैं, तो दोनों मोबाइल की क्लास है मोबाइल, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट है। किस क्लास के ऑब्जेक्ट है? मोबाइल क्लास के। ऐसे हो सकता है कि मेरे दोस्तों के घर में 2-3 टू व्हीलर्स हो, तो टू व्हीलर क्लास है, लेकिन अगर दो टू व्हीलर तो दोनों का डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। सो दोस टू आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास व्हीकल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहले हम क्लास के बारे में सोचते हैं, क्लास में क्या डेटा मेंबर, क्या मेंबर फंक्शन रखने वो सोचते हैं। स्टेप 2 में हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी कहा जाता है। जैसे अभी हम 6 लोग आपस में कनेक्टेड है, तो हम 6 इंस्टेंसेस हैं, सबका अपना नाम है, सबकी अपनी खुद की उम्र है, लेकिन है सभी पर्सन। और फिर अंत में करते हैं मैसेज पासिंग। तो हमने कहा ए डॉट इनपुट, तो ए में इनपुट हो जाएगा। हमने कहा बी डॉट इनपुट, तो बी में इनपुट हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सोचा जाता है। अब इसकी प्रोग्रामिंग की जाए तो फाइल में जाके हमने कहा न्यू, और जैसे कि हमने कहा था कि पहली स्टेप होती है हमेशा डिफाइनिंग एडीटी। एडीटी मींस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्लास, और फिर क्लास का नाम मैं देना चाहता हूँ पर्सन। अब हमें पहला फंक्शन डिफाइन करना है इनपुट, और हमेशा एक पैरामीटर था सेल्फ। सेल्फ रिप्रेजेंट object who calls the function message passing। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे सी लैंग्वेज सीखा हुआ है। अगर हम सी की बात करें या जावा की बात करें, तो वहां पे हम कहते थे दिस, उसको हम यहाँ पे सेल्फ कहते हैं। हमें इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर नेम, एंटर योर नेम। ऐसे सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एज। तो हमने यूजर से नेम भी पूछ लिया और एज भी पूछ ली, तो ये पहला फंक्शन बन गया। अब सेकेंड हमने फंक्शन क्या सोचा था? आउटपुट। अब आउटपुट का काम क्या? प्रिंट करना। प्रिंट हेलो, और फिर नाम प्रिंट होगा। तो डायरेक्टली नेम नहीं लिखेंगे दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट नेम, यानी जिस ऑब्जेक्ट ने मैसेज पासिंग किया उसका नाम, और फिर एज प्रिंट करेंगे। योर एज इज, जो भी एज की वैल्यू हो, तो सेल्फ डॉट एज। हम चाहते हैं इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ सेल्फ डॉट एज ग्रेटर इक्वल टू 18, तो प्रिंट यू कैन वोट। बाय चांस अगर उसकी एज 18 से कम है, तो हम कह सकते हैं सॉरी आप वोट नहीं कर सकते, यू कांट वोट। जैसे से स्लैश इन होता है वैसे ही स्लैश सिंगल कोट होता है, जैसे सिंगल कोट प्रिंट हो जाता है, यू कांट वोट। अब ये क्लास तैयार हो गई दोस्तों। अब हम जानते हैं कि क्लास के बाद हमें क्या करना पड़ता है? मेन प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ते हैं। एग्जीक्यूशन बिगिंस फ्रॉम बिलो लाइंस। कभी भी क्लास अपने आप नहीं चलती, क्लास के ऑब्जेक्ट्स चलते हैं। तो हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू पर्सन, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब दो व्यक्ति थे। अच्छा, पाइथन में केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है।
यहाँ हमने पर्सन का पी कैपिटल लिखा है, तो पी यहाँ पे भी हमने कैपिटल लिखा हुआ है। अब हमें मैसेज पासिंग करनी है। स्टेप थर्ड, मैसेज पासिंग। तो पहले मैं लिख रहा हूँ ए डॉट इनपुट, जिससे कि ए का इनपुट हो जाए, बी डॉट इनपुट, जिससे कि वही इनपुट फंक्शन बी के लिए वर्क करे। अब यहाँ पर हम सेल्फ के बारे में समझना चाहेंगे। दोस्तों, जब हमने लिखा ए डॉट इनपुट, जब हमने ए डॉट इनपुट लिखा तो सेल्फ में ए की इंफॉर्मेशन चली गई, रेफरिंग टू ए। लेकिन दोस्तों, जब हमने लिखा बी डॉट इनपुट, तो फंक्शन तो वही रहेगा, लेकिन वो रेफर किसे करेगा? रेफरिंग टू बी, यानी करंट ऑब्जेक्ट। तो जब ए पे वर्क करेंगे तो ए कहलाएगा सेल्फ, जब हम बी पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बी कहलाएगा सेल्फ। और अगर मैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग सिखा रहा तो वहां पे हम दिस लिखते हैं सी प्रोसेस प्रोग्रामिंग में। अब हम डेटा को डिस्प्ले करना चाहेंगे, जिसके हमने फंक्शन बनाया आउटपुट। अब प्रोग्राम हो गया तैयार, इसे सेव कर देते हैं। अब इसे रन किया जाए। यहाँ पे कॉलन साइन हमें देना पड़ेगा, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि यहाँ पे कॉलन साइन आना चाहिए था। अब पहले ए व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो हमने कहा अजय। एज हमने कहा 19 ईयर्स। दूसरे व्यक्ति का नाम पूछा, हमने कहा विजय, एज 17 ईयर्स। अब पहले हमने लिखा ए डॉट आउटपुट, तो कह रहा है हेलो अजय, आपकी उम्र 19 साल है और आप वोट दे सकते हैं। लेकिन जब विजय की बारी आई तो उसने कहा हेलो विजय, आपकी उम्र 17 साल है, जिस कारण से आप वोट नहीं दे सकते। अब यहाँ पे कांट कैसे प्रिंट हो रहा है? ऐसा, जबकि हमने लिखा कैसा था? ऐसा। तो जिससे स्लैश एन से लाइन चेंज होती है, वैसे ही स्लैश सिंगल कोट से सिंगल कोट प्रिंट हो जाता है। सो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम हम लोग डिजाइन करते हैं।